अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व हजरात, आज 20 अगस्त 2024 है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये खूबसूरत दिन का आगाज़ है। हम राइज एंड शाइन कर रहे हैं और आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को मेरी तरफ से। क्या सुहेब, आप लेट हो गए हैं। बस वो थोड़ा सा 1-2 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ, इसमें क्या हो गया ऐसा? मैं कहाँ से सुहेब, 1-2 मिनट की बात नहीं है, वक्त एक एक सेकंड बहुत कीमती है। बात तो आप सही कह रही है, लेकिन असल में बारिश हो गई थी और आपको पता है कराची में, तो नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग आप सबको। तो बारिश की वजह से मैं जरा सा लेट हो गया। अगर आपको पता था, जो हम कल से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से बात कर रहे हैं कि बारिशें तो हो रही हैं, तो बारिशें हो रही हैं तो दैट मीन्स कि आप आधा घंटा 1 घंटा पहले निकल आए, क्योंकि वक्त जो है ना वो दोबारा आता नहीं है। वक्त बहुत कीमती है। ये बात आपने सही की है, वक्त कीमती है। और देखिए, एक काम आप अगर लेट हो गया आपका, तो इसका मतलब है कि आगे वाला जो काम है वो भी आपका लेट हो गया और आप वक्त से पीछे चल रहे हैं। तो जो भी वक्त से पीछे चलता है फिर वक्त तो आगे निकल जाता है और आप देखते रह जाते हैं कि वक्त निकल। इसीलिए वक्त को कहते हैं टाइम इज मनी। लेकिन आपने कितने बर वक्त जो है मेरी चाय भी आपने तैयार रखी है। तो देखिए, हम तो इसी से अच्छी बात को रिलेट करते हैं कि वक्त की अहमियत, और वक्त की अहमियत का अंदाज़ा आपको तभी होता है जब वो वक्त गुजर जाता है, आपके हाथों से निकल जाता है। जैसे मैं ज़ुहैब को अभी कह रही थी, टाइम इज मनी, आपने फ्रेज सुना होगा। इसीलिए कहते हैं मनी इज स्पेंट एंड सो इज टाइम, वी आर स्पेंडिंग मनी, क्योंकि वो उसी दौलत के तरीके से, पैसे की तरीके से वक्त को नापा और तोला जाता है। और देखिए कितने फ्रेजेस आप कहते हैं, यू हैव मिस्ड द बस, यू हैव मिस्ड द बस, बिकॉज वो बस चली गई, अब वो दोबारा नहीं आएगी। Lot of water has been thrown on the, बट आपको पता है ना कि ज़ुहैब हमेशा टाइम पे होते हैं, और हम ये सिर्फ एक छोटा सा अपना आप लोगों को दिखाने के लिए, इस चीज को एक सर्विस मैसेज देने के लिए, पब्लिक सर्विस मैसेज हमें देना है आपको, और ये हम ऐसे ही जारी रहेगा हमारा सिलसिला। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं हम आगे टॉप स्टोरीज की जाने बढ़े। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज हैं हमारी। तो जनाब, पहली टॉप स्टोरी, साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत आर्टिकल 6 लगाकर देख ले। यानी आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है, बीइंग प्रेसिडेंट उन्होंने जैसे काम किया है, तो उस पर ये वो समझते हैं कि अगर हुकूमत चाहती है, समझती है कि मैंने कोई ऐसा काम किया है, तो फिर आर्टिकल 6 वो लगाकर देख सकते हैं। मैं यही हूँ और यहीं रहूँगा। उन्होंने कहा कि वो भागने वाले नहीं हैं, यहीं पर मौजूद है, तो आप आर्टिकल 6 लगाकर देखना है, देख लें। आरिफ अलवी ने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या आप आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूँ और इसी मुल्क में हूँ। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग में भी यही रहूँगा। यानी वो तो इससे बढ़ के बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 क्या चीज़ है। वो तो जिंदगी और मौत की जो जंग है उसमें भी वो यहीं पर रहेंगे। और साबिक़ सदर ने यह भी कहा कि हमेशा से ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं है। जबकि बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक सवाल पर आरिफ अलवी ने यह जवाब दिया कि इंशाल्लाह वो जल्द बाहर आएंगे। तो वो जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं और लोगों की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि इससे हमेशा वो इख्तलाफ करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ उन्होंने जवाब दिया कि इंशाल्लाह बानी पीटीआई जल्द। इन्होंने ये भी कहा कि 1500 केसेस लगा चुके हैं मेरे ऊपर, और भी लगा दें, हम यहीं हैं, यहीं खड़े रहेंगे। तो इस आज़म का उन्होंने, क्योंकि काफ़ी ये बातें हो रही थी कि आरिफ अलवी साहब हैं कहाँ, आखिर नजर नहीं आ रहे थे कहीं। को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ महीने पहले और उसके बाद वो खामोश से हो गए थे, तो अब उनका ये रिएक्शन आया। तो जनाब, दूसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है, आगे बढ़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। ये ऐलान कर दिया है अमीर जमात इस्लामी ने, और उन्होंने कहा है कि इस मंथ के एंड तक वो शटर डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं और पहिया जाम हड़ताल होगी और हुकूमत पर वो प्रेशर मजीद डालेंगे। लॉन्ग मार्च का उन्होंने कह दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान की मईशत का आधा हिस्सा कराची का है, जो कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। सूबाई हुकूमत का 98% रेवेन्यू कराची से होता है। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली का टैरिफ कम किया जाए, मुतालबा किया अमीर जमात इस्लामी ने। IPPs वाले लाडले तुम्हारे हैं और बोझ हम उठाएं, ऐसा नहीं होगा। IPP किया। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जमात इस्लामी किसी भी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं करने जा रही है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ यह है कि कोई भी जमात हो वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए और अवामी मसाइल उजागर करने के लिए नहीं कर रहे। तो अभी तक वो ये समझते हैं कि वो किसी के साथ मिलकर इत्तेहाद, क्योंकि अपोजिशन एक इत्तेहाद बनने जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा, तो उसका भी वो कुछ आधे में है, वो सूरत हाल पता नहीं चल रहा है। और ज़ुहैब, हम देख सकते हैं कि वो हर शहर में
ये सिट डाउन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिटर्मिनेशन को इस्लामाबाद में भी काफी उन्होंने किया, बिल्कुल देनी ऐसे ही। चाहिए। जी, तो थर्ड हमारी टॉप स्टोरी। थर्ड हमारी टॉप स्टोरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अस्पताल कराची में नई सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो के साथ वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो ने 120 बेड्स पर मुश्तमिल डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक यूनिट का भी इफ्तिताह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन्ना अस्पताल में जदीद तरीका इलाज साइबर नाइफ S7 FIM का भी इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध को हिदायत करते हुए कहा कि सिंध में सेहत की बेहतरीन खिदमात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की आवाम को ये जदीद सहूलतें बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बिल्कुल, ये जो सिंध में सेहत से मुताल्लिक जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं और जो तरजीहात है सिंध हुकूमत की, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको लोग देख भी सकते हैं। इसकी मिसाल यही है साइबर नाइफ। और ये क्या चीज़ है साइबर नाइफ, क्या टेक्नोलॉजी है और कितना फ़ायदेमंद ये लोगों के लिए हो भी रही है, और अब मजीद इसको जो है ना अपडेट किया गया है। तो इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर की सिंध में बात होगी और कुछ आगे आने वाले शोज़ में भी इस पर हम मजीद बात करते रहेंगे। NICVD का क्या हाल है और क्या कुछ अचीव किया है अभी तक सिंध हुकूमत ने। जी आगे जी, हमारी चौथी स्टोरी है चीफ मीटरोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 26 या 27 अगस्त को मानसून बारिशों का एक और सिस्टम कराची और सिंध में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से कराची में आइंदा चंद रोज सिर्फ बादल रहेंगे या बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने का इम्कान है। तो यानी आप लेट नहीं हो सकते, हल्की बारिश है जिसकी वजह से मैं लेट भी हुआ। तो ये कि मौसम सुहाना रहेगा, मौसम ठंडा हो गया है और ये जो गर्मी है इस वक्त, महंगाई की गर्मी से जो लोग जूझ रहे हैं, अब दुआ यह है कि महंगाई की गर्मी भी कम हो और इस मौसम की तरह, जोग्राफियाई मौसम की तरह लोगों के दिल का मौसम भी हल्का ठीक हो जाए। बिल्कुल जी। हमारी पांचवी आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉप स्टोरी ये है कि 20 अगस्त 1971 राशिद मनाज शहीद का 50वां यौम शहादत का दिन है। कौम अपने शहीदों को फरामोश नहीं करती। हमारे शोहदा, हमारे अवाम की, हमारी कौम की वो अजीम सरमाया है जिनको हम नहीं भूल सकते। तो जी राशिद मनाज जैसे हीरोज़ जो हैं वो पाकिस्तान में हर साल उनको याद रखा जाता है। हम अपने हीरोज़ को भूलते नहीं हैं। उनके ऊपर एक छोटा सा पैकेज भी है, वो भी बिल्कुल हम आगे चलकर दिखाएंगे। राशिद मनाज निशान हैदर पाने वाले सबसे कम उम्र ऑफिसर हैं। अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का आज़म, दुश्मन को से नबरदाज़मा होने का आज़म आपको नज़र आता है। ये जो शहादत की दास्तानें हैं ये आप देख रहे हैं 1947 से लेकर और उससे पहले भी जिस तरीके से जान के नजराने पेश किए जा रहे हैं पाक फौज की तरफ से, तो राशिद मनाज उसकी एक मिसाल है। निशान हैदर इनको मिला और उन्होंने पूरी कोशिश की, उनके उनके साथ बैठे हुए थे, उनके सुपरवाइजर थे, उनके सीनियर थे कि जहाज़ को ले जाया जाए भारत की तरफ, लेकिन राशिद मनाज ने जान पर खेलते हुए आखिरकार अपनी जान दे दी और जहाज़ को भारत की हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। तो हमारी आखिरी टॉप स्टोरी क्या है वो ये है कि सिंध की धरती, सूफिया कराम की धरती, सिंध की धरती सोनी धरती, और इस सोनी धरती पर जिस तरीके से सूफी बुजुर्गों ने दीन का भी प्रचार किया, मोहब्बत का भी पैगाम फैलाया, तो आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का उर्स आज से शुरू हो रहा है और उसकी तकरीबात का आगाज हो गया है, सारे इंतजामात हैं। ये सूफीज़म जो है ये कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में खास तौर पे बहुत वाज़े तौर पे बहुत नजर रिच आता है सिंध की धरती। अगर बात की जाए शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और आप देखें सच्चल सरमस्त, बिल्कुल क्या क्या, तो इन पर भी हम आगे चल के बात करेंगे अगले शोज में। ये कौन सूफी बुजुर्ग थे और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सिंध में, जो मोहब्बत और अमन और आशिकी का जो पैगाम हर बच्चे से आपको मिलता है और लोग एक दूसरे के साथ जिस तरीके से मेहमान नवाजी और ये सब कुछ, तो ये हमें वहां से हमने जो है ना सीखा। बिल्कुल, और हमारे म्यूजिक पे बहुत इन्फ्लुएंस है सूफी म्यूजिक का, वो और सारे इंस्ट्रूमेंट्स का। जी हमें रिपोर्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, शो का बाकायदा हम आगाज करते हैं और टॉप स्टोरी जो हमारी थी उसमें सियासत से जुड़ी भी कुछ बातें थी और जो हिकमत अमली जमातों की जानिब से बन रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ये जमातें कहाँ खड़ी हुई हैं और सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है, इस पर हम अपडेटेड रखने की आपको कोशिश करते हैं।
तो हमें इसी का एक ज्वाइन हिस्सा किया जी है, बिल्कुल। हमें ज्वाइन किया है मौला बख्श चांडियों ने, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे सवाल है, नून लीग ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का ऐलान तो कर दिया है, क्या पीपल्स पार्टी सिंध में ऐसा कोई प्लान देने के लिए सोच रही है या नहीं? मेरा ख्याल में सिंध हुकूमत में भी आवाम के हर मसले की तरफ तवज्जो है, बहुत सारे मसाइल उन्होंने हल किए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आप जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ कोई सरकारी हलकों में तो हूँ नहीं कि इतना बाखबर हूँ। जहाँ तक पंजाब का है, वो हमेशा सारी उम्र उनको पाकिस्तान की कुछ होती ही नहीं है, ये तो उनका खालिस पंजाब के लिए है, लिहाजा उस पर तबसरा करना बेकार है। तो मेरा वैसे ही अकीदा है, नून लीग के पास छोटे सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए कोई सोच और फिक्र मौजूद नहीं है। जी मौला बख्श साहब, देखें एक तो ऑलरेडी ये सेंटिमेंट है और इसका इजहार भी आपने कर दिया, आपने अपने शो पर भी इस पर बहुत बात की थी। एक और चीज़, ये जो रिलीफ का ऐलान किया है पंजाब के लिए बिजली के बिल्स पर, तो मियां नवाज शरीफ और हमने कल बात भी की कि नेशनल लीडर हैं, नेशनल स्टेचर के लीडर को अगर कोई ऐलान करना है तो पूरे मुल्क के लिए करना है, लेकिन वो पंजाब के लिए उन्होंने ऐलान किया। क्या मियां साहब ने ऐसा करके अपने सियासी कद को घटाया है? मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं था कि आप ये सवाल करेंगे, लेकिन आपके सवाल से पहले जो मेरा एक ही जुमले की बात है, उसका मतलब भी यही होता है कि ये कभी भी आप इनके बड़े बड़े मंसूबे देख लें, इनके 3, 4, 5, 6 बजट देख लें, छोटे सूबे को लिए किसी बड़ी प्रोजेक्ट की वो बात नहीं करते। वादे बहुत करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं करते छोटे सूबों के साथ। सिंध के साथ सैलाब में इस वजीर आज़म साहब ने बहुत वादे किए, 1 रुपए का भी वादा पूरा नहीं किया है। तो मुझे तो है नहीं, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। मियां साहब को एक वफाकी क़यादत का तौर पर शख्सियत को सामने लाना चाहिए, ना कि इलाकाई क़यादत के तौर पर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फैज हमीद के कोर्ट मार्शल से क्या मुल्की सियासत पर किस किस्म का असर पड़ेगा? देखिए, हमने कभी हिमायत नहीं की है कि किसी सिविलियन की हो या कभी भी नहीं की है, लेकिन ये एक इदारे का अपना एहतसाबी निज़ाम है जिसमें मेरी मुदाखलत या किसी और की मुदाखलत बेहतर नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है किसी पार्टी को बंदिश में लाने का, किसी लीडर को बिल्कुल ही नाकारा करके घर बिठाने का, तो हमने कभी उसकी हिमायत की नहीं है, बिल्कुल नहीं की। लेकिन ये कोर्ट मार्शल वाला मामला जो 9 मई के बाद हुआ है, वो बड़ा संगीन है, वो छोटी बात नहीं थी। हमने ही फौजी तरतीबात और इदारों पे किया गया तो कोर्ट मार्शल तो होगी, इसमें तो कोई घबराहट की बात नहीं है, इनकार भी नहीं किया। वहाँ गए क्यों, वहाँ हमले किए क्यों, किसने हमले करवाए, तहकीकात तो होनी चाहिए। फौजी इदारों पर, फौजी इमारतों पर हमला आम बात नहीं होती। यही एक इदारा है, मैं अदलिया को भी कहता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी कुछ बदियाल साहब जैसे और साकिब निसार साहब जैसे लोग आए जिन्होंने बहुत बड़ी तनकीद का मौका फराहम किया अदलिया पर। अफवाज पाकिस्तान भी ऐसा ही इदारा है जिस पर मेरे ख्याल में अवाम को ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहिए कि अवाम उस पर राय ज़नी करें। किसी न किसी इदारे का आपको तकद्दुस कायम रखना होगा तो ही पाकिस्तान चल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स के रहनुमा मौला बख्श चांडियों साहब, आपने वक्त दिया। और देखें 2-3 उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट सरबत बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये बात की कि ये जो मियां नवाज शरीफ वाला सवाल है, तो वो ये कह रहे हैं कि सूबों में जो छोटे सूबे हैं ऑलरेडी उनमें एहसास महरूमी पाया जाता है, और जो वादे उनसे किए जाते हैं मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर हो या फिर दीगर प्रोजेक्ट्स हो, तो उनको फंड्स नहीं मिलते हैं। कराची खासतौर पर सिंध का तो मसला ये है कि कराची अर्न करता है पूरे मुल्क के लिए, रेवेन्यू जनरेट करता है और उसको फिर उसका हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये देखना होगा, और ये हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि कराची जो है वो बहुत निगलेक्टेड सिटी है। और उन्होंने जिस तरह कहा कि पीपल्स पार्टी का हमेशा ही मौक़िफ़ रहा है कि वो सिंध में बेहतरी लाए, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, उनके बारे में बात होती है, लेकिन वो एंड रिजल्ट तक पहुंचते हुए नजर नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए फेडरेशन के लिए या वफाकियत को मजीद मजबूत करने के लिए हमें इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो ज़रूरी है कि जो आप कमा रहे हैं घर की तरह है ना, ये ख़ानदान की तरह है।
है कि एक घर जो कमा रहा है तो फिर उस घर में रहने बसने वाले जो लोग हैं उन पर बराबरी की बुनियाद पर जिसको जो जरूरत है उसके ये ऐसे लगता है जैसे वो बेटियों को बोटी नहीं मिलती। इसका इजहार किया, हम नहीं कह रहे, ऐसे ही देखिए उन्होंने खुद इजहार किया, पीपल्स पार्टी के सीनियर उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया कि अब ये जो वादे हुए हैं तो इनका, और दूसरी चीज उन्होंने कही कि 9 मई का जो वाकया हुआ है तो इस पर इंक्वायरी बनती है और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनका तयन होकर उन्हें सजा भी मिले और ये एक शफाफ क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने। तो अब तो ये तो एक समझे, अगर सियासी जमातों की बात करें तो पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ आ गया, अब जमातें अपना मौक़िफ़ रखती हैं और अपनी अपनी जगह पर कायम होती हैं, लेकिन सियासी तजियाकार कैसे देखते हैं ये भी जानना जरूरी है सारी सूरत-हाल को। तो इसके लिए हमें आमिर ज़िया जो सीनियर तजियाकार हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? मेरा पहला सवाल है आपसे, फैज हमीद के इस मुल्क में किसी बड़े टकराव का सबब बन सकता है क्या? देखिए, दो बातें हैं। जैसे अभी मैं सुन रहा था आपकी ट्रांसमिशन, तो उसमें आपको नजर आता है कि ज़ाहिर कि फौज का अंदरूनी मामला है ये जी। और एक जी आवाज आ रही है आमिर साहब? जी, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि फौज का अंदरूनी मामला है ये, तो उसमें एक जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, हमें आ रही है, आपकी क्लियर आवाज आ रही है, फरमाइए। आमिर साहब से गालिबन अच्छा, मैं ये कह रहा था, जी बताइए। कह रहा था कि फौज का अंदरूनी मामला है और मैं लेकिन देख रहा हूँ कि जो हमारी हुकूमत वक्त है वो इसको बहुत ज्यादा मिस हैंडल कर रही है, कि बहुत ज्यादा जिस तरह से मतलब है कि ISPR ने, आप देखें, एक जामिया किस्म का उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था और उसके बाद जिस तरह की अब हमने देखा है कि कयास आराइयां शुरू हो गई हैं, तो इन मामलात में, साफ मामलात में एहतियात की बहुत जरूरत होती है। ये नहीं होता, आप देखिए कि इनका हर वजीर जो है वो कहता है कि जी इसमें इसको वो सियासी मकासद के तौर पर इस्तेमाल करता हुआ हमें नजर आ रहा है। बड़ा फौज का अंदरूनी मामला है, वो उनको जिसको भी उन्होंने 3 लोगों को और अरेस्ट किया है, मजीद उनकी लिस्ट पे लोग होंगे, लेकिन जब आप कयास आराई करते हैं तो आप अंडरमाइन कर रहे होते हैं पूरे उस मामले को, इसकी हसासियत को जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। और जब हुकूमत इल्जाम लगाती है तो फिर हम देखते हैं कि जवाबी इल्जाम जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से आने लगते हैं। आप ये देखें ना कि फौज में इतने सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कोई अपॉइंटमेंट मुतनाज़ा नहीं बनता। एक अपॉइंटमेंट जहाँ पे सियासतदान जो है वो मुलव्वस होते हैं, तो आप देख लें कि अब फैज हमीद साहब के मुतालिक जो बता रहे होते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है मुबैना तौर पर राब्ता किया नवाज शरीफ साहब से या बाजवा साहब क्या कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज को जो है हुकूमत वक्त बहुत बुरी तरह से मिसहैंडल कर रही है। बिल्कुल, वो कहता है ना कि कानून को और सियासत को ज़ाहिर अलग अलग है, कानूनी मामला चलते रहते हैं। आमिर साहब ये बताइएगा कि ये मियां नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिले हैं वापस आने के बाद, हम सबके सामने हैं और आप बेहतर बता सकते हैं, वन ऑफ इट्स, यानी इससे पहले तारीख में इस तरह के रिलीफ नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात ये कहती है कि भाई तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और अभी हमारे साथ अभी भी ज्यादती हो रही है। अब फैज हमीद की गिरफ्तारी हो गई है, मजीद लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या अब भी नून लीग यही कहेगी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो? क्योंकि मियां जावेद लतीफ वगैरह के और दीगर के बयान आपके सामने ही है, तो क्या चाह रही है नून लीग अभी? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब नवाज शरीफ वापस आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि वो कौम को नवाजेंगे, लेकिन हुआ ये है कि इस वक्त जो है इनको नवाजा गया है और बहुत अच्छी तरह से नवाजा गया है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से इनके केसेस को खत्म किया गया वो एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। सिर्फ इनके ही नहीं, इनके रिश्तेदारों के, इनके जितने हवारी थे उनके मुकदमा जिस तरह से आप कहते हैं पलक झपकते में खत्म किए गए। उसके बाद आप ये देखें कि आपको याद होगा भी पातन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने NA 130 जिसपे नवाज शरीफ साहब जिस हल्के से खुद लड़े थे उसका उन्होंने बड़ा थ्रेडबेयर किस्म का तज्जिया किया और उसकी रूह से नवाज शरीफ साहब NA 130 से इलेक्शन हार चुके हैं और हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से उस जो रिपोर्ट है उसका कोई जवाब नहीं आया, उसके बारे में कुछ नहीं उन्होंने न तरदीद की न उसको चैलेंज किया। फिर उसी तरह की रिपोर्ट NA 128 वो भी लाहौर का हल्का है जिससे ओन चौधरी साहब जीते हैं सलमान अकरम राजा के मुकाबले में, उसके अंदर भी है जो कहते कि इतनी धांधली हुई थी कि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि नवाज शरीफ के हल्के में भी और उनके हल्के में भी कहीं 100% से ज्यादा वोट पड़े हैं बास पोलिंग स्टेशन पे जहां पर वो जीते हैं, जो कहते हैं एवरेज क्या उससे बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखें कि नवाजने का सिलसिला जो है नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान को जारी सारी है।
और लोग ये सवाल करते हैं कि जिस तरह से चैलेंज किया गया है नून लीग की सीट्स को, कि नून लीग जो थी वो राउट हो गई थी पंजाब के अंदर, और उसके बावजूद जो है इन्होंने हुकूमत साजी की। पीपल्स पार्टी के बारे में आप समझ लें कि भाई उनका स्ट्रांग होल्ड है पीपल्स पार्टी का, देही सिंध में है, शहरी सिंध के बाद रुकों के अंदर है। आमिर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की है नून लीग के सियासी टर्फ की, जो आपने बात की है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्या वो सियासी टर्फ गेन कर पाएगी? और आपने देखा परसों जो ऐलान मियां साहब से करवाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद थी, मियां साहब एक नेशनल लीडर हैं, इस पर बैकलैश भी बहुत आया, तो क्या डेस्परेट दिखाई दे रही है नून लीग के किसी सूरत वो रीगेन किया जाए पंजाब में सियासी टर्फ? क्योंकि पंजाब में हुकूमत, वफाक में हुकूमत मजबूत होती है। क्या कहेंगे आप? आपका तजुर्बा है, लोगों की पल्स क्या है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल वाज़ेह है कि नून लीग को पता है कि ना उनका पैर रकाब में ना उनके हाथ में लगाम है, और आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया कि डेस्परेशन है। उनको पता है कि वो जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ, जितना ज्यादा वो इश्तहारात छाप रहे हैं कि मरियम साहिबा फला काम करिए, उस सब का जो है मनफी असर हो रहा है, और बजाय मकबूलियत के उनको हर कदम पे तनकीद का सामना करना पड़ा है। ये जो बिजली में उन्होंने रिलीफ दी है उसके ऊपर भी तनकीद का सामना करना पड़ा है कि IMF से जो खतरा, जो मुआहिदा है वो खतरे में पड़ गया है आपका। उसके साथ साथ जो है, जैसा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई या तो पूरे मुल्क के लिए होगा, ये नहीं हो सकता कि किसी एक सूबे के लोगों को नवाज दिया जाए और बाकी जो है सूबे वो उससे महरूम रहें। ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो एक डिस्टिंक्शन है, जो तफरीक है, वो उससे पाकिस्तान की इकाइयों की जो कुर्बत है वो मुतासिर होती है। जी सर। आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। वक्त की थोड़ी सी कम, हम आपको फिर जरूर कांटेक्ट करेंगे। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। ज़ुहैब, बड़ी कशमकश है पॉलिटिकल सैटायर में पाकिस्तान के। आगे हमारे शो में बहुत सारी मजेदार गुफ्तगू है, अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, सेहत से रिलेटेड, सेहत के महकमे की बात करेंगे, और उस पर जरा आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है ये भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक पे जाते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। नाजरीन, वेलकम बैक। सिंध वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। और इससे पहले आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जो सिंध का जो सेहत का निज़ाम है उसमें दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बेहतरी आती जा रही है, और पूरे पाकिस्तान के लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। न सिर्फ कराची बल्कि सखर और दीगर शहरों में भी ये सिंध के जो JPMC की अगर हम बात करें वो तो कराची में है, फिर उसके बाद पूरे NICVT देखें, और NICVT सखर में भी उस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, दीगर शहरों में भी ऑपरेट कर रहा है, और JPMC में पूरे मुल्क से लोग आते हैं इलाज कराने। क्योंकि देखिए आपका जो आईन है, यानी आपकी ये जो जमहूरियत है, इसका क्रक्स यानी फलसफा इसका ये है कि जो जमहूरियत को आप कहते हैं कि होनी चाहिए किसी मुल्क में, वो इसीलिए है कि अवाम के जो बुनियादी जरूरियात हैं, यानी अवाम के जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए। तो उसमें सबसे बड़ा जो वो है वो सेहत का है, बिल्कुल, कि उनको सेहत मुफ्त मिले, आसानी से मिले और अच्छे मयार की मिले। तो हम अपने नाजरीन को बताते चलें जी, साइबर नाइफ का सेकंड यूनिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनॉग्रेट किया है। साइबर नाइफ क्या चीज़ है, इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। डॉक्टर तारिक महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं JPMC से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की ये बहुत ही बेहतरीन काविशों से 2018 से जो चली आ रही है, और 10th बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में हमें इसकी वजह से हम शुमार होते हैं। तो ये साइबर नाइफ है क्या, और इसमें किस बीमारी के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, ये फैसिलिटी जो है ये पेशेंट सेट फाउंडेशन ने 2012 में लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से 2018 तक अकेले पेशेंट सेट फाउंडेशन इसको चला रही थी। फिर 2018 में बिलावल भुट्टो साहब ने जब विजिट किया हमारी फैसिलिटी को, और उसके बाद से सिंध गवर्नमेंट ने इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको ज्वाइन किया। तो अब पेशेंट एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मिल के इस इदारे को चलाते हैं। एब्सोल्यूट फ्री फैसिलिटी है, किसी किस्म का कोई चार्ज यहाँ नहीं किया जाता।
अब साइबर नाइफ क्या है? तो साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है रेडिएशन से। आपके पैकेज के अंदर भी इन चीजों को आपने एक्सप्लेन किया। मैं मजीद बता देता हूँ कि जैसे किसी के ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर हो या स्पाइन के अंदर ट्यूमर हो, उसके अलावा आजकल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत नया एरिया है वो प्रोस्टेट है, कि अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो और वो स्टेज 1 का हो, तो साइबर नाइफ से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको क्योर करने की। साइबर नाइफ अर्ली स्टेज की डिजीजेस को मैनेज करता है, अर्ली स्टेज के ट्यूमर्स को, लेकिन क्योर करता है। एक मरीज होता है, उसको कैंसर होता है, कुछ होते हैं जो क्योर हो जाते हैं, कुछ होते हैं इनको हम ट्रीट करते हैं, उसे हम पैलिएशन कहते हैं, लेकिन वो हमें पता होता है कि ये क्योर नहीं हो सकते। तो साइबर नाइफ क्योरेटिव ट्रीटमेंट ऑफर करता है। इसमें सॉलिड ऑर्गन जैसे ब्रेन है, स्पाइन है, प्रोस्टेट है, लंग है, लिवर है, इनके ट्यूमर्स को ये ट्रीट करता है और क्योर करता है। जी अच्छा, ये भी बताइए सर कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पर वहाँ पर तो ये सारी सहूलियात इलाज की हैं, लेकिन एक ऐसी नेशन जहाँ पर अंडर डेवलप कंट्री है, बड़े मसाइल हैं, मईशत हमारी जिस तरफ जा रही है आपके सामने है, तो ये साइबर नाइफ की इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, लोगों को जानने के लिए, अहमियत उसकी जानने के लिए आप बताइए कितने पैसे इस पर लगते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो इसकी अहमियत ज़रा बताइए। तो आपने पैकेज में बताया थे, हम ऑन्कोलॉजी का टेंशन, हम कैंसर के 3 तरीका इलाज है। एक है सर्जरी जो सर्जन करता है, ऑपरेशन थिएटर में होती है। एक है कीमोथेरेपी जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं हॉस्पिटल में या इवन घर पे लगते हैं, और एक होता है रेडिएशन से कैंसर का इलाज। तो साइबर नाइफ बेसिकली रेडिएशन से कैंसर का इलाज करने की मशीन है। अगर आप दुनिया पूरी में गूगल करके देखें कि दुनिया में इतने कितने और ऐसे सेंटर हैं जहां एक छत के नीचे 2 साइबर नाइफ और 2 टोमोथेरेपी हो, तो 9 सेंटर है, हम 10वां सेंटर है। नेचुरली पाकिस्तान में तो बल्कि रीजन के अंदर ऐसा कोई सेंटर नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 सेंटर हैं जिनके पास ये 2-2 यूनिट है, और पूरी दुनिया में हम वाहिद हैं जहाँ फीसबिलिल्लाह होता है। अदरवाइज यूएस के अंदर अगर आप मैं जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल का अगर नाम लूं, वहां अगर आप प्रोस्टेट का कैंसर कराते हैं तो $1,20,000 चार्ज करते हैं। आप कह लें 3-3.5 करोड़ रुपए चार्ज किए जाते हैं, बट अदरवाइज भी 50,000 से लेके $1,20,000 डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह का ट्यूमर है वो ऑफर चार्ज किया जाता है। ये फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह एब्सोल्युटली फ्री है। 15 मुल्कों से अभी तक हमारे पास लोग 2012 से आज तक इलाज करा के जा चुके हैं, और पाकिस्तान के 167 शहरों से अभी तक लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और कितना खर्चा आता है एक मरीज पर, कितना खर्चा आता है? देखिए, हमारा दुनिया में तो 50,000 से $1,20,000 चार्ज किया जाता है। हमें जो हम अपनी ज़कात से या डोनेशन से एक्सपेंस करते हैं, तो एक मरीज पे हमारा $1,000 से $2,000 एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन और कोई बिजली के चार्ज, इस तरह के कोई चार्जेस वार्जेस तो नहीं है। फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री है। कोई डोनर डोनेट कर रहा होता है किसी के ट्रीटमेंट के लिए थ्रू ज़कात या डोनेशन, तो हमारा एक मरीज पे भी कोई $2,000 $1,000 से $2,000 का एक्सपेंस आता है। लेकिन मरीज के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट बैकग्राउंड या कोई कैश काउंटर नहीं है। इट इज फ्री फॉर एवरीवन, कोई भी हो, किसी जगह से हो, रंग, नस्ल, मुल्क, कोई वो नहीं है, और फ्री है। डॉक्टर तारिक, ये बताइएगा कि ये सेकेंड यूनिट है, तो अभी तक हमारे पास हमें पता चला होगा कि इसकी सक्सेस रेट क्या है? हमारे पास कोई नंबर या फिगर है कि इतने पेशेंट्स आए और इतने सक्सेसफुली रिकवर हो गए? तो अभी तक तकरीबन हम अराउंड 24,000 रेडियो सर्जरी सेशन कर चुके हैं। दूसरी बात ये, दूसरा नहीं, ये तीसरा यूनिट है। हमने 2012 में पहला यूनिट लगाया था, 2018 में दूसरा यूनिट लगाया था। अब वो जो हमारा यूनिट पहला लगाया था 2012 में, वो भी अभी हमारे पास ही है, उसको हम टीचिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तीसरा यूनिट है। हमने वो 2012 वाला जिस बंकर में था, उसको बंकर से इसलिए निकाल दिया कि वो एक मरीज को ट्रीट करने में 90 मिनट लेता था। ये एक मरीज को ट्रीट करने में कोई 20 मिनट लेगा, 20 से 22 मिनट लेगा। तो हमने इसको लगा दिया। तो अभी हमारे पास 2 ऑपरेशनल साइबर नाइफ है, तीसरे को हम सिर्फ टीचिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये दुनिया का तो 10वां है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जहां इलाज होता है ये पहला ही है, ये अपनी नौयत का पहला आज भी वाहिद है जी। अच्छा, ये बताइए कि जी क्योंकि नहीं है, जाहिर है ये फैसिलिटी दुनिया में बहुत कम है, पाकिस्तान में तो एक ही है, तो दीगर सूबों से कितने मरीज, अगर एक आइडिया लिया जाए, आते हैं और इलाज जो उनका होता है फ्री ऑफ कॉस्ट और वो फिर वापस जाते हैं? देखिए, हम तो 2012 से ऑपरेशनल हैं,
तो अभी 2020 में एक लाहौर में और एटॉमिक एनर्जी इस्लामाबाद के अंदर भी ये यूनिट साइबर नाइफ लगा है। हमारे पास दूसरा जो यूनिट है वो टोमोथेरेपी है, जो अभी पाकिस्तान में पहला यूनिट भी हमारे पास लगा था और दूसरा भी हमारे पास लग रहा है, साइट पे इस वक्त इंस्टॉलेशन हो रही है, वो किसी के पास पाकिस्तान में अभी नहीं है। तो हमारे पास तकरीबन कोई 31% पेशेंट पंजाब से आते हैं, कोई अराउंड 11.5% केपीके से आते हैं, 6.5% पेशेंट बलोचिस्तान से आते हैं, अराउंड 4 to 5% इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं, बाकी पेशेंट सिंध के अंदर से होते हैं, कराची और कराची के बाद से। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर तारिक, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी इन्फो के साथ शेयर की, हमारे नाजरीन को अवेयरनेस क्रिएट करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। 31% कह रहे हैं डॉक्टर तारिक बिल्कुल कि पंजाब से आते हैं और केपीके से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं। तो बिला तफरीक़े रंगो नस्ल जात बरादरी ये इलाज हो रहा है और पहला है दुनिया का सेंटर। आप देखें कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी वो नेशंस जो कि डेवलप्ड हैं और उनकी इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम उनकी क्या है वो फ्री नहीं है, और पाकिस्तान में कराची में ये फ्री आपको इलाज मिल रहा है, लोगों की जानें बचाई जा रही है। और एक कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि सिंध में क्या फैसिलिटीज हैं हेल्थ सेक्टर में और पंजाब में क्या फैसिलिटीज हैं हेल्थ सेक्टर में। बिल्कुल। अच्छा, ये तनकीद जो है, ये तनकीद बराए इस्लाह है पूरे पाकिस्तान में। हम ये चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी सबको मिले। तो ये पंजाब की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को स्ट्रेचर पर जो लेकर जाया जा रहा है, रोड भी क्रॉस कराई जा रही है, फिर लोग भाग रहे हैं सड़क पे, ये देखिए स्ट्रेचर जा रहा है, रोड पे जा रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि साइबर नाइफ जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। माइकल जी, एज ऑलवेज हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को एक बार फिर शामिल करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन में। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है से मोहब्बत के जज्बे से सरशार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बाहर है लेकिन फिर भी हम उनको याद रखते हैं। तो हमें ज्वाइन करेंगे इमरान जमशेद ने, जिन्होंने हमें दुबई से ज्वाइन किया है। एहसन अली शाह हैं, लंदन में होते हैं वो। मुनीर अहमद शाद हैं जो रियाद से ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे पास इमरान है दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप इमरान? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है जी। बताइए क्या हालात चल रहे हैं दुबई में पाकिस्तानियों के? एक बहुत अमेजिंग कम्युनिटी हम देखते हैं पाकिस्तानियों की, जो बैरून मुल्क में एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ के चलती है। और दुबई तो खैर हमारा दूसरा मुल्क की तरह बिल्कुल, इट्स वेरी क्लोज बाय। तो क्या एक्टिविटीज रहती हैं पाकिस्तानियों की दुबई में? पाकिस्तानियों की दुबई में बहुत अच्छी एक्टिविटीज रहती हैं। मतलब ये एक तो आपको पता है वैसे भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे दुनिया जहान के लोग आते हैं, और पाकिस्तानी बहुत सारे हमें रेशो में मिलते हैं यहाँ पे दुबई के अंदर। और हम लोग यहाँ पे अपना बस काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मतलब काम है, मतलब यहाँ पे आप सुबह उठते हैं, सुबह अपना काम करते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, शाम में फिर अपना घर आते हैं, घर आके फिर अपनी और एक्टिविटीज को देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान को हम बहुत मिस भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, ये बताइए। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे, और कर भी रहे हैं। पाकिस्तान देखें, हम लोगों को कुछ चीजों की जरूरत है, अगर हम उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेना तो पाकिस्तान हमारा वैसे भी सबसे अलग है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बताइए क्या चीज है, क्या मसाइल आप फेस कर रहे हैं, उन चीजों को जरा हाईलाइट कीजिए, यही मकसद भी है हमारा। देखिए, हम लोग कुछ चीजें हैं जो हम बहुत फेस कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा काम पे फोकस करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी की हुई खराब की हुई हैं। हमें सिर्फ अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले ना, हमें थोड़ी सी सपोर्ट पाकिस्तान के जो हुक्मरान है या जो भी हमारी हुकूमत वक्त है वो हमें सपोर्ट करे, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और आज भी आप अगर दुबई के अंदर देखें, खलीजी ममालिक में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जितने भी बड़े बड़े आपको यहाँ पे मामलात मिलेंगे काम करने के हवाले से, वहाँ पे पाकिस्तानी अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं हर जगह। अच्छा, पे पाकिस्तान का इमरान ये बताइएगा, आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, दुबई में प्रॉपर्टी का काम करते हैं,
तो किस तरफ प्रॉपर्टी जाती हुई नजर आ रही है दुबई में, और कितने शहरी हैं जो आप जिस प्रॉपर्टी का काम करते हैं उस पर फायदा उठा सकते हैं? कौन से पाकिस्तानी हैं जो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो आप थोड़ी सी प्राइस दे के वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो उसमें पाकिस्तानी नजर आते हैं आपको इन्वेस्ट करते हुए? खाली इन्वेस्ट करते हुए नहीं, पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा रोल है। हमारे बहुत सारे डेवलपर्स पाकिस्तान के जो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पूरे यहाँ पे कॉलोनी को आबाद कर रहे हैं, और पाकिस्तानी का बड़ा रोल है। और यहाँ पे अगले 5 साल मतलब प्रॉपर्टी बहुत बूम के ऊपर है और बहुत लुक्रेटिव काम है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है वहाँ के लोगों को भी। और इतनी यहाँ पे हर क्राइटेरिया की आपको प्रॉपर्टी मिलती है। यहाँ पे आप 2 लाख दिरहम से स्टार्ट करते हैं और आप 20 मिलियन दिरहम तक जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी अपना रोल अदा किया है प्रॉपर्टी में। वो दुबई के अंदर भी पूरे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी। अच्छा, ये बताइए, आपका तजुर्बा है, आप दुबई में हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि देखिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होता है, हुकूमती सतह पर भी कांटेक्ट होता है, मुल्कों के मुआहदे भी होते हैं, तरक्की से मुताल्लिक, इंडस्ट्री से मुताल्लिक मुआहदे हैं, बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। तो उन लोगों को जरा बताइए जो मुल्क में रहते हुए, यानी बाहर नहीं जाना चाहते, मुल्क में रहते हुए अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला लाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मौके ऐसे हैं कि हम वहाँ बैठ के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको पता है दुबई एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए आपका यहाँ पे नेशनल होना या रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। आपके पासपोर्ट में इतनी पावर है कि आप वहाँ से बैठ के भी यहाँ पे चीजें ले सकते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू बैंकिंग चैनल अपना पैसा यहाँ से भेज भी सकते हैं और यहाँ से पैसा हम वापस पाकिस्तान भी भेज सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को फायदा भी होता है। और इसमें हम बहुत बड़ा रोल अदा कर भी रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तानी आपको हर फील्ड में मिलेगा, खाली प्रॉपर्टी की नहीं। आप लेबर से उठा ले और ऑफिशियल लेवल तक चले जाए तो पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी मकदार, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इसमें रोल अदा कर रही है और अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। बिल्कुल जी, थैंक यू इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। ब्रेक यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। आई होप जुहेब की तरह आपने भी चाय का मग्गा अपने हाथ में ले लिया होगा। जानने के लिए कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जुहेब, अब हम बात करें ऑनलाइन अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्स की। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त शदीद माली मुश्किलात से दो चार है, डॉलर की भी किल्लत है हमें। ऐसे में बहुत सी गैर कानूनी मोबाइल एप्लीकेशंस ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कीमती सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। इन गैर मुल्की मोबाइल एप्लीकेशंस ने ना तो हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त ली है और ना ही किसी किस्म का वो टैक्स देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए ज़कीउर रहमान, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनसे आके मिलके बात करते हैं, जरा तफसील लेते हैं क्या मामला है और है क्या इसके ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्या टॉपिक है। और जैसे आपने कहा, इस पे बहुत सारे पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़कीउर रहमान साहब? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, जस्ट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ऑनलाइन अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग एप्स होते क्या है? बेसिकली आप लोगों ने अगर कोई भी आजकल आप कोई भी सोशल मीडिया की कोई भी ऐप खोलते हैं तो आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के एड्स आ रहे होते हैं। कोई ऑक्टा एफएक्स के नाम से, कोई बाइनेंस के नाम से, कोई एक्सएम के लिहाज से। आजकल तो आपको पता है बच्चे के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तो वो अनरजिस्टर्ड अनऑथराइज तरीके से एक मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसको हमने रोकना है और एक अवेयरनेस का एक पोर्टल एक क्रिएट करना है पूरे पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान बेसिस पर कि यार इधर नहीं आप लोग जाएं, आप रिसर्च करें, पहले थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ भी आप काम करने से पहले आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो लोग कर क्या रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख लोग ये एप्स यूज कर रहे हैं जो कि अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट पर है। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही एक्सचेंज है, आप लोगों को पता है। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है एंड दूसरा एक फ्यूचर एक्सचेंज है जिसका नाम है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज।
इन 2 इदारों के तहत ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं लीगल एंटिटी के अंदर, और इसका सुप्रा रेगुलेटर जो है वो SECP है। ठीक है, अब इनके अलावा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एप्स आ रही हैं, वो तमाम अनऑथराइज हैं, जिसकी वजह से जैसे आपने इंट्रो में जिक्र करा है कि बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर पे इस पे बात हो रही है, और अब माशाल्लाह से अब गवर्नमेंट ने भी इस पे एक्शन करना शुरू करा है, जिसके तहत जो इनलीगल ब्रोकर्स थे और वो और लोगों के पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और उधर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर भी करवा रहे हैं। तो जो वो वर्ड है ना, शऊर एंड रिसर्च, जिसकी कमी है, तो वो अब स्टेप बाय स्टेप आते हैं। आप गैर महसूस तरीके से, यानी लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ कमाने की गर्ज से, आपको नहीं पता कि आप जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इसमें किस जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें सारा है, टेरर फाइनेंसिंग भी इसमें आ जाती है, साइबर क्राइम, तो इसकी जरा हसासियत बताइए। अच्छा, इसमें होता है क्या, देखें, अब प्रॉफिट जब आता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जी प्रॉफिट आ रहा है। जहां एकदम आपको लॉस हुआ या कोई गैम्बलिंग वगैरह टाइप की हुई, तो आप किसके पास कंप्लेन करने जाएंगे? मेरा आपसे एक क्वेश्चन। बिल्कुल यही कि अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? किसी के पास नहीं है। आप बंदा वो फिर डर के मारे जाता नहीं है। तो अच्छा, सेकंड फेज ये भी है कि FIA फिर आजकल जो हमारे बच्चे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले रहे हैं, वो बड़ी तादाद में इस पे ट्रेड कर रहे हैं। होता है क्या है, अब वो सो रहे होते हैं, नेक्स्ट डे FIA वाला आता है आपके घर पे और आपको बच्चे को उठा के ले जाता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। तो मेरा जो वर्ड था कि शऊर एंड, हालांकि वो इन्वॉल्व भी नहीं है किसी लीगल एक्टिविटी में, उसको वो शऊर नहीं था, उसको एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ट्रेड कर ली। और सुबह सुबह हमारे इदारे, जो जारी बात है, अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट में आप काम करेंगे तो वो एक्शन में आता है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तरजीहात में फायरवॉल और ये इंटरनेट स्लो है, तो तौजी यही पेश कर रहे हैं कि हम इसको फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, फायरवॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कितना जरूरी है वक्त की? क्योंकि हमने अक्सर वीडियोस आपने भी देखी होंगी सरवत, कि लोग बाकायदा प्रमोट कर रहे हैं, यानी अपने पॉडकास्ट में या फिर अपने ऑनलाइन आ जाते हैं, वो फेसबुक पे इधर उधर अपने पेजेस पे कहते हैं कि बाइनेंस में इन्वेस्ट करें और ये करें, ऐसे करें। कोई रोकने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। पहले मैं वही कहूंगा, जो भी इसको प्रमोट कर रहा है पहले वो देख लिया करे कि इसके बैक एंड पे है क्या चीज, वो आया रेगुलेटेड है या नहीं है। अगर रेगुलेटेड है तो प्लीज प्रमोट करें। मैं तो यही चाहूंगा कि प्रमोट हो, पाकिस्तान की खिदमत हो, पाकिस्तान टैक्स मिलेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ऊपर जाएगी, इंस्टेड ऑफ कि आज जहां हम अनट्रेड कर रहे हैं, जो इनलीगल प्लेटफॉर्म में हम ट्रेड कर रहे हैं, उससे सरमाया हमारा बाहर जा रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक शऊर देना चाहिए। आपने फर्स्ट स्टेप उठाया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया 365 के चैनल के थ्रू। मैं ये लोगों को बताने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप इस तरह से ट्रेड नहीं करें, वरना आपके ऊपर कुछ ना कुछ। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि हर वेबसाइट पे इनके इतने कमर्शियल्स हैं, जी। हर दूसरी आप पेज खोलते हैं कमर्शियल से भरा हुआ होता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? अब माशाल्लाह से आई हर्ड दैट कि गवर्नमेंट सेक्टर पे भी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, ठीक है, और इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमने सुना ये भी था कि जो अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं वो अब रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में आना शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट का एक ऐसा इकदाम है, अच्छा इकदाम है, जिसको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है, जो अच्छी चीजें होती हैं बिल्कुल अप्रिशिएट करें। अब एक गलत चीज हो रही है जो कि आपने हाईलाइट करी कि अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट पे वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखाई, जिसमें 4-5 इदारे शामिल हैं, ठीक है, स्टेट बैंक हो गया, SECP अच्छा, इसी से जुड़ी हुई ये चीज भी है। एक तो ये एप्स ऑपरेट कहाँ से कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। फिर जाहिर है ऑपरेट अगर पाकिस्तान से नहीं कर रही तो पाकिस्तान में पैसा नहीं है। लेकिन इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल यही, जो मैं आपको टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आपको नहीं पता कि वो जो ऐप किसी ने बनाई है उसके मकासद क्या हैं। EU डिसइंफो लैब आपको पता है, फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर में वो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो इस सब में यूज हो रहा है। इस पहलू को जरा उजागर कीजिए पाकिस्तानियों के लिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अब गवर्नमेंट ने देखिए, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि ये भी सुनने में आया कि फायरवॉल्स वगैरह के कुछ स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर ने। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, जिसकी तहत 30 लाख लोग थे तकरीबन अंदाजे के मुताबिक जो काम कर रहे थे। अब वो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में आना शुरू हो गए। जैसे ही आप लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता नहीं था। आपने पहले नाम सुना होगा डबल शाह, वो पैसे लेके जी डबल करने के चक्कर में लोगों को झांसा देख कर चले गए, वो यही चीजें होती थी। अब क्या हो गया, इस बला के थ्रू हो गया, डिजिटल आ गए। अब तो आपने दुनिया के डायनामिक्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं, भी नहीं पता कौन डबल शाह है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारा डेटा जो है
वो अनरेगुलेटेड तरीके से बाहर जा रहा है। जी, और जी। कहते हैं कि डेटा की वॉर है, नेक्स्ट वॉर इज डेटा Exactly. वॉर। तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी और जो दूसरे इदारे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रो में जैसे ही बताया कि ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है, इस पे काम बहुत अच्छे ऐसा तरीके से हो रहा है। Fast pace और पे हो रहा आप देखेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप एक शऊर, एक तरीके से अवेयरनेस लोगों को देनी शुरू कर देंगे डिफरेंट मीडिया चैनल के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने उठाया, जैसे मैंने अभी कहा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एटलीस्ट ये लोगों को बताना तो शुरू करा। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि यार एक थोड़े से टैक्स बचाने के चक्कर में आप अनरेगुलेटेड एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, टैक्स दें, मुल्क की खिदमत कर लें। थोड़ा सा 50 रुपए टैक्स होगा, 100 रुपए हो जाएगा। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक ही हम लोग पी लेते हैं, बच्चों को पैसे 500-500 रुपीज दे देते हैं चिप्स और उसके। तो ये एक अच्छा तरीका, एक अच्छा ऐसा इकदाम है ये। अच्छा जी हाँ, जी बताइए, आप पूछिए। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। 30 लाख आपने कहा कि ये पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली, तो कितना अमाउंट ये डॉलर्स में या डॉलर्स एक अंदाजा है, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ऑन आप मंथली अगर आप एक एवरेज ले दें तो तकरीबन 40 to 50 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल होते हैं इस इन एप्स के थ्रू। और इस सूरत हाल और में जब हमें विदाउट $1 डॉलर की जरूरत है, विदाउट टैक्स सर, विदाउट टैक्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा और हम मेहनत कर लें, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, एक अच्छी कौम है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप। नेगेटिव बातें बहुत सब करते हैं जी, मैं नेगेटिव बातें नहीं करूंगा, बहुत अच्छी मैं कह रहा हूँ कि यार इन्होंने गवर्नमेंट अगर एक अच्छा इकदाम कर रही है तो उसकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, तो एक अच्छी चीज, अच्छी डेवलपमेंट जो रेगुलेटर है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये तो और ये टैक्सेशन जो है, ये तो जो एप्स ऑपरेट कर रहे हैं, जितना वो कमा रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, उस पर अगर रजिस्टर हो जाते हैं जी, अगर रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर उनको भी देना पड़ेगा, और जो अर्न कर रहे हैं 30 लाख पाकिस्तानी, उनको भी टैक्स नेट में आएंगे वो, और हमारा बहुत अच्छी चीज हो जाएगी अगर ये हो जाता है। 30 लाख लोग मैंने कहा कम अज कम। आज आपको एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टोटल जो रिटेल के इन्वेस्टर हैं वो 5 लाख हैं खाली। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के तकरीबन 50,000 है, तकरीबन 50,000 है। अब कंपेयर कर लें उस साइड पे तकरीबन 30 लाख लोग हैं। 30 लाख लोग हैं, बिल्कुल। और टैक्स नेट तो वैसे ही हमारा इतना कम है कि जो टैक्स जो दे रहे हैं लोग, उस पर पूरा मुल्क चल रहा है और कोई रजिस्टर नहीं है इकोनॉमी को। अच्छा ये बताइए कि अब ये 30 लाख पाकिस्तानियों का मसला तो हो गया, अर्न तो कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने रोजगार के लिए, अपनी फैमिली को, अब जब इस पर पाबंदियां लगेंगी या फिर इसको प्रॉपर चैनलाइज किया जाएगा और इसको ज़ाहिर कानून के तहत लाया जाएगा, तो फिर वो तो मुतासिर होंगे, तो इसका एक प्लान भी ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा फिर, इसका कि उनकी अर्निंग किस तरह। इसमें मेरी सजेशन यही है कि गवर्नमेंट या जो दूसरे इदारे हैं वो एक टीम बना के इसको 5 ईयर से 10 ईयर्स का एक पूरा प्लान बनाएं और उसके तहत उस अम्ब्रेला के एम्बेट में लेके आए जो रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम यहाँ कर सके। देखिए आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आराम से एक अच्छी नींद सो सके? आज डर किस बात का है कि आप प्रॉफिट कर लेते हो या लॉस कर लेते हो, लेकिन आपको डर लगा रहता है कि कल को मेरे घर में कोई रेट ना हो जाए, कोई FIA या कोई दूसरे इदारे आके मुझसे पूछगुछ शुरू ना कर दे कि ये फंड्स कहाँ से आए थे। लेकिन आप जब रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हो तो आप एटलीस्ट चैन की नींद सोते हैं। 15 या 20 रुपए या 500 रुपए टैक्स देने से आप जहां लाखों के आप डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नॉट अ बिग अमाउंट के, वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मुल्क की खिदमत भी हो रही है, चैन की नींद भी सो रहे हैं आप। बस ये लोगों में एक शऊर की, जो मैंने स्टार्ट में कहा, एंड अवेयरनेस की जरूरत है। अच्छा ये बताएं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत बड़ा इदारा है, क्यों वो ऐसी रजिस्टर्ड चीजें नहीं अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे 2 चीजें डिफरेंट हैं। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की कंपनी के जो शेयर की खरीदो फरोख्त है वो करता है। यहाँ ये जो इनलीगल एप्लीकेशन है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट से लाइक नैस्डैक हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, ब्रांड हो गया, गोल्ड के प्राइसेस हो गए, तो ये 2 डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 2 ही रेगुलेटेड एक्सचेंज है, एक स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि फ्यूचर में काम करता है। तो अब FIA की कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ हो ही रही हैं और हम एक ऐसे एरा की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें हमें रजिस्टर करना है इकोनॉमी को। सबसे बुनियादी मकसद इसका यही है। तो इकोनॉमी को रजिस्टर करने के लिए आपकी विल भी, क्योंकि इससे हटके भी अगर टॉपिक से हम बात करें सरवत, तो हम कंप्यूटराइज्ड रिसीट का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। यानी आप छोटी मार्केट्स में जाएं तो वहां पर वो सिर्फ पेपर पे लिख के वो दे देते हैं, अब कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या है, तो ओवरऑल ही सिस्टम देखें ना, आप दुनिया के डायनामिक्स में बताऊं किस तरह से चेंज हुआ है। अगर आपको याद होगा, आप जब छोटे थे तो आप बिलों की लाइन में लगते थे, बिल्कुल ठीक है, आप रोटी तक लेने जाते थे तो लाइन लगती थी। अब तो दुनिया के डायनामिक्स इस तरह से चेंज हुए हैं कि अब रोटी भी आपके घर पे आ जाती है डिजिटल के थ्रू। तो क्या हुआ, लोगों का अवेयरनेस आई कि नहीं यार, हम
ऐप के थ्रू मंगा सकते हैं, रोटी भी घर पे आ सकती है। इवन दो कि अब तो बच्चों को भी पता है कि किस तरीके से ऐप के पास जाना होता है, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन और स्मार्ट होगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब टोटली जो है गवर्नमेंट सेक्टर इस पे काम तवज्जो दे रही है कि दुनिया के साथ चला जाए और उसको डिजिटलाइज करा जाए। इवन तो अभी मैं कुछ दिनों पहले एक मेरे दोस्त ने गाड़ी रजिस्टर करवाई तो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो, सारे पेमेंट सब चीजें हो गई। इवन दो कि उसकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप भी ऑनलाइन आ गई उसके पास। तो बड़े अच्छे इकदाम हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स पे। हर चीज नेगेटिव पॉइंट ऑफ से ना देखें, लेकिन एक चीज ये नेगेटिव जा रही है जो कि अभी हमने आपने जिक्र करा, जो कि आज का यहाँ पे टॉपिक भी है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक जो है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे और ज्यादा मजीद शो करें और इस पे इस्तनद करते हैं। बिल्कुल ज़कीर रहमान साहब, थैंक यू सो मच। आपको हमने बुलाया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हम जी जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैसेज देते हुए चलें थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये है कि जब भी आप कोई खरीदारी करें तो आप कंप्यूटराइज रिसीट मांगें, अगर नहीं दे रहा तो आप थोड़ा इंतजार करें और फोर्स करें बाकायदा उनको कि वो दें आपको। और दूसरी चीज ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने में हिचकिचाहट का शिकार ना हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपकी कोई गिरफ्तार कर लेगा आपको, या जब आप एक लीगल जराए से आपकी आमदनी हो रही है तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसका फायदा आप ही को होना है आने वाले वक्त में। ये बुनियादी आपको सोच बदलने की जरूरत है। एंड आई थिंक कि बच्चों को भी ये बताने की जरूरत है, अपने आने वाले फ्यूचर वो संभालेंगे कि टैक्स इज गोइंग टू मेक योर इकोनॉमी बेटर। तो आपका ही फायदा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके ऊपर खर्च करे हुकूमत, तो आप हुकूमत को देंगे तो वही पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। तो इसी बात के साथ बिल्कुल हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हिना दिल पजीर साहिबा बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप छोटी सी ब्रेक पे जाइए, वापस आइए, उनसे मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बातचीत बड़ी अच्छी हो रही थी और भाई हमारी खुशी का आलम जो है ना वो अब कहीं और चला गया है। बिल्कुल बिकॉज हमारे स्टूडियो में एक ऐसा सितारा है, बल्कि वो बहुत सारे जब सितारे जुड़े तो एक ऐसा सितारा बना। हमारी इंडस्ट्री मतलब का जो रोल निभाती है वो ऐसा निभाती है कि उसके बाद लगता है कि यार बस यही है और इनके बाद ना कोई था और ना इनसे पहले कोई हो सकता है। ऐसे ही है। हमारा एक ही नाम है इंडस्ट्री का, बहुत अमेजिंग नाम है, हिना दिल पजीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल तारीफ से ज्यादा तारीफ डिजर्व करती हैं भाई। एक ये तारीफों का हमारा जो वो एंड नहीं हुआ है। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त पैकेज है हिना आपा आपके। अच्छा, वो कितना ही जबरदस्त हो पैकेज हमारा, लेकिन इनकी शख्सियत से ज्यादा जबरदस्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं 1 मिनट के पैकेज में कितना बता सकते हैं। वैसे ये बात तो है, लेकिन हिना आपा आप कोशिश है हमारी। आपके पास आपके साथ जब भी कोई काम करने वाला होता है तो वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं। जैसे मैंने और आपा ने एक मैं आपको हिना कहूंगी, हिना ने और मैंने जब एक टेलीफिल्म साथ की तो मुझे पता चला कि हिना दिल पजीर है उसमें, तो मैं पहले दिन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। हिना आपा आपको खुद हंसी नहीं आती? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। हाँ मुझे आती है, और अगर जब मुझे हंसी आती है और उसके बाद जब मैं वो करती हूँ तो मैं खुद भी लुत्फानंदोज होती हूँ और लोगों को भी अच्छा लगता है। बहुत इतना भला का मुशाहिदा ये कहाँ से आ गया? जिंदगी के इतने कैरेक्टर्स आपने देखे और सिर्फ देख के ये नहीं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। ये बड़ी अमेजिंग बात है। बेहतरीन तरीके से उसको अदा भी किया। मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन ये इतना सा कहना ठीक नहीं है। ऑब्जर्वेशन वो तो सबकी है, हम सब करते हैं, लेकिन आपकी तरह पहुंच नहीं सकते। लेकिन आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये है कि बस जो जिसकी फील्ड है अल्लाह उसको कामयाब रखे। हमेशा डर लगता है, अब ये कर रही हूँ तो पता नहीं अच्छा हो ना हो, और डरते डरते आंखें बंद करके कर देती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो ऑब्जर्वेशन कितनी ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज जो नए बच्चे हम देखते हैं वो नंबर्स पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उनमें ज़्यादा इनटू दैट है, और उनका लुक कैसा आ रहा है स्क्रीन पे, वो उस पे ज़्यादा वो की खूबसूरत लग रहे हैं। आपने उन सारे इनहिबिशंस को हटा के वो कैरेक्टर्स किए हैं, चाहे आप बूढ़ी बनी हैं या चाहे आप एजेड हैं या जवान बनी हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन और इनहिबिशंस का जोड़ कैसे हुआ? हाँ, वो जब मुझे लगता है कैरेक्टर एक्टिंग में ये होता है कि आप हीरो हीरोइन हैं तो नेचुरली यू हैव टू लुक गुड, बट जो कैरेक्टर एक्टिंग होती है
उसमें ज्यादातर ऑब्जर्वेशन और आप फिर नहीं होते, जब जो कैरेक्टर होता है वो उस वक्त वही होता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से ये मुझे हेल्प आउट करती है बात ज्यादा। अच्छा, आप असल जिंदगी में भी इतनी ही मजाइया हैं या सिर्फ स्क्रीन के लिए आपने ये चार्म रखा हुआ है? नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरा हमेशा से वो हमें नजर अच्छा रहा है और मेरे घर वाले भी बहुत मेरी कंपनी इंजॉय करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर वक्त ही मस्खरा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो होती हैं वो जुमलों में भी बड़े मजे की लगती हैं, तो उसकी अदायगी भी फिर। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो बहुत कॉमेडी करते हैं वो असल जिंदगी में बहुत सीरियस लोग होते हैं। आप हैं सीरियस, चीजों को देखती हैं? इनिशियली आप कोई भी काम करें, बिल्कुल, तो उसके सबसे अगर पीछे चलते चले जाएं तो इनिशिएट जो होता है ना वो एक सीरियस इंसान ही कर सकता है, बिकॉज अदाकारी बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है। और अच्छा, ये मुझे ये जो कुद्दूस साहब की बेवा का हमने दिखाया, इसमें कैरेक्टर था, आपने एक टीचर का किरदार अदा किया और वो ज़ाहिर शी इज अराउंड 40 और मतलब शादी में भी स्ट्रगल कर रही है। लव मी सिचुएशन में यकीन करें, कहाँ से वो कोई देखा था कैरेक्टर ऐसा या फिर क्या थी उसकी कहानी? प्रोफाइल तो मैंने बनाया था खुद, लेकिन ऐसी खुसूसियात मैंने देखी थी काफी लोगों में, तो मुझे अच्छा लगा। तो वो ट्रिब्यूट है उन तमाम लोगों को जो प्लीज लव मी की सिचुएशन में होते हैं। स्वीट। अच्छा, क्या ये जो कुद्दूसी साहब की बेवा स्पेशली जहां आपने इतने मुनफरिद और डिफरेंट मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अदा किए, वो डायरेक्टर का विजन है, आपकी भी ऑब्वियसली उसमें इनपुट होती है, तो जब आप कोई कैरेक्टर या कोई स्टोरी लाइन आपके पास आती है तो आप राइटिंग के प्रोसेस से ही स्टार्ट करती हैं कैरेक्टर्स को डेवलप करना? अगर राइटिंग अच्छी नहीं होगी ना तो फिर किसी भी आर्टिस्ट के दिल में नहीं आएगा वो कैरेक्टर। बिल्कुल, और जब तक आर्टिस्ट के दिल में नहीं आएगा वो व्यूअर तक नहीं बहुत अच्छी आर्टिस्ट। और फिर इम्प्रोवाइज करना, उसमें तहरीर तो ठीक है ही, लेकिन ये कि इम्प्रोवाइज करना, कहीं कोई बहुत मजे की चीज आ जाए तो मेरी कोशिश होती है कि रखूं वही, लेकिन इम्प्रोवाइज करने में आता बड़ा मजा है। और थिएटर भी आपने किया, और थिएटर में ज्यादा मजा आता है। थिएटर इज माय फर्स्ट लव, है ना? ये तो हर एक्टर की बात ये है कि थिएटर इज फर्स्ट लव। और अनवर मकसूद साहब के साथ काम करके कैसा, क्या तजुर्बा रहा? वो तो कमाली तजुर्बा था, और मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्टिंग की वजह से वो वायरल नहीं हुआ। जो उनके साथ मैंने काम किया है वो उनकी राइटिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने इतने मजे का लिखा है कि अनवर मकसूद साहब का स्क्रिप्ट अगर जब तक पेपर पर हो ना, ये बहुत कम स्क्रिप्ट्स में ये बात होती है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ें और मजा आए आपको। सही बात। तो उनका स्क्रिप्ट होता ही इतने मजे का है। और फिर जो थिएटर में खास तौर पे हम तो एज अ व्यूअर जाते थे थिएटर वगैरह, वो जो लाफ्टर मिलता है उससे कितना एनर्जाइज करते हैं। एक मुझे लगता है थिएटर में ऑडियंस से एक जो ताल्लुक कनेक्शन कायम होता है वो बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। और पैवस्तर है शजर से वो हमने दिखाया। बिल्कुल, कितने शेर व शायरी से भी शगफ है। हाँ, तो भाई कोई शेर तो हो जाए, एकदम से शेर, या चले हम आपको इसके लिए थोड़ा टाइम देते हैं। मुझे ये बताएं है ना कि पाकिस्तान में जब हम देखते हैं नैरेटिव्स तो बड़े सीरियस तरफ जा रहे होते हैं। आपने कॉमेडी को बहुत रुझान दिया और उस पर बहुत उसको एम्फसाइज किया। क्यों नहीं बनते कैरेक्टर्स और या स्टोरी लाइंस जो कॉमिक उसमें हो? फिल्म्स हमारी बहुत कॉमेडी नहीं होती, कब आएंगे हम उस तरफ? ये तो आप लोग बताएं मुझे कि हम कब आएंगे उस तरफ। भाई आप जैसे जब आइकॉन्स हो तो हम तो आपकी तरफ देखते हैं कि भाई है ना, अगर कोई फिल्म कर रही है तो वो कॉमेडी फिल्म हो या कोई सीरीज है। हमें मुझे लगता है हमें इस वक्त जरूरत है बहुत सीरियस टॉपिक पे ना जाएं और लो बजट ऐसी लाइट रोम कॉम्स बनाएं कि लोग जाके खुश हो, एंटरटेन हो। बिल्कुल। बहुत सीरियस सब्जेक्ट लेने में मेरा ख्याल है वो अभी वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। और वैसे ही बड़ा डिप्रेशन और पाकिस्तान में तो और देखिए जिस तरह बहुत सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, इस तरह रोमांस भी पुराना हो गया। अब रोमांस देख के लोग इतने खुश नहीं होते, उनको चाहिए मजा, उनको चाहिए कि वो अगर सिनेमा में जाएं तो
मतलब खुश होके बात करते हुए वापस आए कि व्हाट अ लवली। अच्छा, क्या ऐसा है कि जितने भी कॉमेडी करते हुए एक्टर्स हमारे डरते हैं कि अगर वो कॉमेडी एक दफा कर ली तो फिर वो एक उनको तस्वुर किया जाएगा एज अ कॉमेडियन और फिर वो उनको रोज ये मुझे इस वजह से कम होती है, एक्टर्स नहीं जाते इस मुझे तरफ? नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद को पहचानते हैं, अगर आप खुद को जानते हैं तो ये लग नहीं सकता। ये मेरे ख्याल से एक इंडस्ट्री का दबाव है कि देखो ये कैरेक्टर मत करना, अगर तुमने अपनी शक्ल जरा भी बिगाड़ ली ना तो फिर हीरो नहीं आ सकोगे। सही। तो असल में बात यह है कि आप एक दिन कोई आपका कॉमेडी देखे तो वो हंसने लगे बुरी तरह, और दूसरे ही दिन आपका कोई सीरियस प्ले देखे तो रोते रोते बुरा हाल हो जाए उसका, सही लगे दिल पे जाके। लेकिन मुझे लगता है ऐसे एनर्जी से खेलना नहीं चाहिए, फ्रेम ऑफ माइंड से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वक्त ही इतना मुश्किल है कि इसमें हमें खुश रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और आप, मैंने जितना ऑब्जर्व किया और जितनी थोड़ी सी मेरी आपसे मुलाकात रही है वो टेलीफिल्म के ज़माने में, आप बहुत स्पिरिचुअल भी है। एक कॉमेडियन एक्टर जो है वो अपनी लाइफ को किस तरह बैलेंस करता है, बिकॉज यू हैव टू गेट इंस्पिरेशन, यू हैव टू बी द ऑब्जर्वर, बट एट द सेम टाइम एक अपना आप भी है, अपनी सोल भी है। मुझे लगता है खुद को अगर आप काम रखें, सुकून में रहें, तो फिर बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके जहन में आती है। मधु। हाँ, और अगर दिमाग ही परेशान हो, आप पैटी पैटी चीज़ों में पड़े रहें, ये नहीं हुआ उस वक्त, ये उसने कह दिया, मैं यूं, तो मतलब आप जब लोगों की नज़र से खुद को देखने लगते हैं ना तो गड़बड़ होती है। अपनी ही नज़र से खुद अपनी कैपेसिटी जान के और एंजॉय करके काम कीजिए तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, माजी के झरोकों में जरा जाएं, पीटीवी के वो ड्रामे खालदा रियासत और इस तरह के, क्या बात, सकीना सम्मो, इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपको? शहनाज शेख, बिल्कुल एक बड़ा नाम है। तो कौन आपको ज्यादा, किसको देखना पसंद, किसके ड्रामे देखना ज्यादा पसंद था आपको? और उनसे मैं अभी देखती हूँ पीटीवी के पुराने प्लेज। अभी मैंने उज़मा आपा का पुराना एक खेल है जिसका नाम था निर्तकी, और उनके एक्सप्रेशंस और उनका एक ड्रामा पना, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इन सब लोगों से, क्योंकि इन्होंने बहुत रूही बानो, खालदा रियासत, मतलब हर एक का अलग-अलग एक उस्लूब था काम करने का, और हर एक की, जिस तरह पहले आप राइटर्स देख लीजिए, हर एक का जो था ना वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट अलग था। कमाल अहमद रिजवी साहब, हम लाइनें सुन के या पढ़ के पहचान जाते थे कि ये किस राइटर ने लिखा होगा। इसी तरह वो आर्टिस्ट भी बड़े अजीम लोग गुजरे हैं, और उनको देख देख के जो थोड़ा बहुत सीख सके, ऑब्जर्व मैंने वहीं से किया है, क्योंकि ये एक बड़ा ऑब्सेशन था मुझे उन ड्रामों का, उस एक्टिंग का। अशफाक साहब के प्लेस थे, और कितनी वैरायटी होती थी, और जो शोज होते थे उस वक्त वो भी कमाल होते थे। बिल्कुल। आपने जो ये चंद नाम लिए, खूबसूरत नाम, अजीम नाम पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, उनमें से एक नैयरा नूर साहिबा है, और उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। आज भी उनकी आवाज सुनते हैं ना तो एक वैक्यूम सा दिल में लगता है कि चली गई हमारा साथ छोड़ के। उन्होंने गाना तो काफी पहले छोड़ दिया था जी, बट वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल खातून थी, और क्या कमाल खातून थी, और कितने मजे के वो खाने पकाती थी जी, और कितना अच्छा वो गाती थी। आई वॉज लकी कि नादे अली और सना मेरे दोस्त हैं, तो उनकी वजह से मैंने उनके हाथ की भिंडी खाई थी, और वो मुझे आज तक याद है। तो बात ही कुछ और थी भाई। हिना, आप खुद भी शेर व शायरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, कोई अपना ही शेर सुना दे हमें। अच्छा, सुनाती हूँ। हाँ। मौसमी गुल की शनासाई ने बर्बाद किया। क्या बात। मौसमी गुल की शनासाई ने बर्बाद किया, गुल को इस अंजुमन आराई ने बर्बाद किया। शेर कहने का सलीका मुझे कैसे आता, शेर कहने का सलीका मुझे कैसे आता, पेशे हर्फ की सच्चाई ने बर्बाद किया। क्या बात। और
लगता है इसका कि अब भी मौजूद है हाथों पे मेरे रंगे हिना, अब भी मौजूद है हाथों पे मेरे रंगे हिना, मुझको इस रंग की रानाई ने बर्बाद। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया भाई, जबरदस्त। इसके बाद तो सिर्फ फायर ही बनता है। तो अब हम रैपिड फायर पे आते हैं आपके पास। ठीक है जी हिना, आपसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है? हमारे तो ये तीनों ही फेवरेट है, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है? कौन सा इसमें प्ले आपका फेवरेट है? बर्न्स रोड की नीलोफर, बुलबुले की मोमो, या कुद्दूसी साहब की बेवा? बंस रोड की नीलोफर की जो सईदा थी, उसकी वजह से दरवाजा खुला था। राइट। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सही है। अच्छा, आपका फेवरेट को एक्टर कौन है? महमूद असलम, नबील जफर या वकार हुसैन? वकार हुसैन अपने वकार। जी जी। अच्छा, मैं किसका नाम लूं? ये सारे इतने प्यारे लोग हैं और मैंने इनके साथ एक्टिंग करके हमेशा कंफर्ट महसूस किया है, तो एक का नाम नहीं ले सकती। तीनों बहुत। एंड आई थिंक एक अच्छा एक्टर वही होता है जो अपने को एक्टर को कंफर्टेबल करे और उससे सीखे, और वो लर्निंग का एक्सपीरियंस जारी रहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल जी। इनमें से किसकी बायोपिक में आप काम करना चाहेंगी? मरियम नवाज जो हमारी पॉलिटिशियन है, सना मीर हमारी क्रिकेटर हैं, या आबदा परवीन साहिबा जो हमारी अनबिलीवेबल सिंगर है? आबदा परवीन साहिबा। आई थिंक आप बहुत ही अच्छा करेंगी। ओह माय गॉड। बिल्कुल। अच्छा, एक और है इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो जरा पूछिए। कुद्दूसी साहब की बेवा जो है उसमें बड़े कैरेक्टर्स आपने किए, तो रूह अफ़ज़ा का कैरेक्टर आपको ज्यादा अच्छा लगता है? उसमें इलायची भी थी एक जी, और बद्रिका जहां भी थी, तो कौन सा कैरेक्टर? अगर स्क्रिप्ट की बात करूँ ना, तो बद्रिका जहां बड़े मजे की खातून थी, उनकी हर किरदार में कोई ना कोई बड़ी यूनिक चीज मुझे राइटिंग में लगती थी। तो इलायची वाज अ चैलेंजिंग कैरेक्टर, और जब मैं वो बन गई तो मुझे बहुत मजा आया। हाँ। कुद्दूसी साहब की रूह अफ़ज़ा, उसमें तो मतलब एक कैथारसिस है। आप एक वो जो अंग्रेजी बोलती थी वो मुझे सो क्यूट। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर आपके ऊपर, आपकी जिंदगी पर, आपके कैरेक्टर्स पर कोई बायोपिक बनाए तो वो उसमें कौन एक्टर होगा? यमुना ज़ैदी, सबा कमर, या सज्जल अली? सानिया सईद। सानिया सईद। वैसे ये नाम जो आपने लिया है ना, यानी पहले से आप तैयार हैं, आपने सोचा हुआ है कि सानिया सईद ही करेंगी। और वाकई ये कैरेक्टर एक्टर्स जो है, मैं सानिया की एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मुतासिर और वो बहुत अच्छी एक्टर, अमेजिंग, और क्या अमेजिंग इंसान भी है। अच्छा जी, आपका फेवरेट को एक्टर तो ये आपने पूछ लिया है। बिल्कुल जी। आई थिंक हमारे पास सारे ये क्वेश्चंस हो गए। तो क्या मैं जीत गई हूँ? आप सबसे ज्यादा जीती हैं। आप दिल जीत चुकी हैं सबके। आप दिल तो जीत ही चुकी हैं। आप इस सोफे पे बैठे हुए सारे लोगों से जीत चुकी हैं। अच्छा नहीं, अच्छा, गुजारिश हमारी होगी हिना साहिबा, अगर आप चाहें कोई एक्टिंग आपकी जो कोई डायलॉग ऐसा है जो आपको पसंद हो, कि लोग भी ज़ाहिर सुनना चाह रहे हैं ना, क्या पाइए? किसका डायलॉग में जो आपकी आपको कोई कैरेक्टर? मतलब कितने कैरेक्टर्स? और मोमो का या कुद्दूसी साहब की बेवा में उनका कैरेक्टर जो आपको? मुझे तो आपकी वो आप बूढ़ी जो बनती थी और कोई आपको कह दे बूढ़ा तो वो नाराज हो जाती थी। ज़ौजा कुद्दूसी जो आपको सही लगे। आई बूढ़ी कह हुए हैं मुझे, अभी तक लौंडे मरे हैं मेरे पीछे। सही बात है भाई, जबरदस्त है ना। आपके साथ तो वैसे ही इतना मजा आता है, नाजरीन को भी मजा आया होगा। बहुत मजा आया होगा नाजरीन को। और अब हिना तो हमारे साथ ही, और आपने कहा कि हिना और आप स्पिरिचुअल भी हैं और सोचती हैं चीज़ों के बारे में भी, अपने अंदर भी एक तो हम एक स्पिरिचुअल बुजुर्ग और एक सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी की हम थोड़ी बात करेंगे। पिटाई अब्दुल्ला शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की हम बात कर रहे हैं। जी, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की हम बात कर रहे हैं। क्या सूफीज़म हमारा पाया जाता है? सूफी फोक से आपको दिलचस्पी है? बहुत, है ना, दिल पे जाके लगती है। बिल्कुल।
ज़ुहैब आप सवाल करेंगे? मैं सवाल करूंगा वो ये कि आप जो यंग जनरेशन है या एक्टर्स हैं आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं आपसे कुछ कि कैसे इसको परस्यू किया जाए इसके लिए? क्योंकि उनकी मोटिवेशंस अब हमें कुछ और नज़र आती हैं। वो मोटिवेशंस नहीं है जो हमारे एक्टर्स की, जो सीनियर एक्टर्स होते थे स्पेशली, उनकी जिनसे हमने सीखा। वो आप क्या कहना चाहेंगी? उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको डायरेक्शन को चेंज करने में क्या होना चाहिए? सही, बिल्कुल। और इस दौर का सोशल चेंज ज़रा अलमनाक है, तो यू कांट स्टॉप इट। बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो पहले के लोग हैं उनके मतलब जिनको वो देखकर आइडियल्स थे, जो आइडियलाइज करते हैं, तो कम से कम इधर वाले जो ये लोग हैं इनको इतना ऊपर होना चाहिए कि वो देखें कि हाँ हमने ये बनना है। रोल मॉडल क्रिएट करने पड़ेंगे, सही, जो कि जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सही। हम नेक्स्ट जल्दी से अगर आप बताएं किस चीज को लुक फॉरवर्ड करें, हिना किस चीज में आ रही हैं, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है। अरे वाह। और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर बहुत मजे का है। अरे वाह। इट्स नॉट कॉमेडी बट इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जबरदस्त। हाँ, नॉट ओनली यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हिना आप आई सुबह सुबह, बारिश के बीच में आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से तो बातें खत्म नहीं होती, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो कम है। तो हम दिल की बात कर रहे थे और सूफी बुजुर्ग की हमने बात की, तो इस शेर से इख्तिताम करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, क्या खूब कहा है कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज। क्या बात है, क्या बात है ज़ुहैब। वैसे आप भी शेर व शायरी कम नहीं करते। कल मैं याद करके आऊंगी एक शेर जो सुबह सुबह सबको बताऊंगी। शाइन से ज़ुहैब और सरवत को इजाजत दीजिए, कल आपसे 9 बजे मुलाकात। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो।